गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे वास्तविक मान वाले कुछ महत्वपूर्ण फलन देख रहे थे और उनके आलेख देख रहे थे, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने 4 नंबर तक देख लिया था, चौथा फंक्शन देख लिया था। आज हम लोग 5वें फंक्शन यानी मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन की बात करने वाले हैं, अंग्रेजी में मॉडुलस फंक्शन। लिख सकते हैं कि फलन एफ आर टू आर मापांक फलन कहलाता है। मापांक फलन कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर में मोड एक्स दिया हो, और यहाँ का है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एफ एक्स बराबर में क्या दिया हो, मोड एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसी को हम लोग मापांक फलन कहते हैं। अब इसका मीनिंग समझिए, एफ एक्स बराबर मोड एक्स, देखो इसका वैल्यू प्लस एक्स कब होगा, यदि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स कब लेंगे, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और माइनस एक्स कब लेंगे, यदि एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो। देखिए, मोड का मतलब होता है कि वो हर एक मान को पॉजिटिव कर दे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मोड के अंदर -2, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मोड के अंदर 2 भी रहेगा तो उसका वैल्यू 2। मोड के अंदर -3, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो मोड क्या करता है, ये मॉडुलस क्या करता है, ये वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो इसी चीज को सत्य दिखाने के लिए, पॉजिटिव दिखाने के लिए हम लोग इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर जी आपने तो यहाँ माइनस दे दिया है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दिया है ना कि x का मान 0 से छोटा हो। अगर मान लो x का मान 0 से छोटा हो और यहाँ पे रखो -x है ना जी, एफ एक्स बराबर -x कब हो रहा है, जब x का मान 0 से छोटा है। तो अगर x का मान यहाँ 0 से छोटा है, अगर -1 रखते हैं तो माइनस 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 1 +1 आ जा रहा है कि नहीं। तो मान तो हमें पॉजिटिव ही दे रहा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया गया है कि अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तो x हो जाएगा उसका एफ एक्स का वैल्यू, और 0 से छोटा होगा तो उसका -x। ये इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। यानी कि मोड का मतलब क्या है, वो हर एक मान को पॉजिटिव कर देता है। कोई भी रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो इसीलिए ये 2 कंडीशन आ जाते हैं कि अगर x का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तो x, और अगर x का मान 0 से छोटा हो तो -x, ठीक है। यह दोनों का मतलब एक ही है, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रांत की बात करें तो रखने के लिए तो कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, यानी कि प्रांत r हो जाएगा। और परिसर की बात करें तो परिसर इसका रियल पॉजिटिव होगा, अब कहोगे कि सर रियल पॉजिटिव क्यों, क्योंकि देखो हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहा है। आउटकम्स में इसके पॉजिटिव वैल्यू ही आ रहे हैं, ठीक है। रखा जा रहा है कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव, ये हमेशा उसका मान क्या दे रहा है, पॉजिटिव, यानी कि इसका परिसर जो होगा रियल पॉजिटिव हो गया, रियल पॉजिटिव कहलाएगा। या हम लोग उसके परिसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और इंफिनिटी से लेकिन छोटा होगा, है ना, 0 to इंफिनिटी, या रियल पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आलेख की बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मान लेना होगा, मान y बराबर में एफ एक्स। तो यहाँ से 2 केस आते हैं। पहला, जब x जो है 0 से बड़ा है, तो x जब 0 से बड़ा होगा, केस पहला लेते हैं, x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो केस पहला देखिए क्या आता है, क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू x होगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा y बराबर x। देख रहे हैं ना, एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, x लेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसका चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए x y, x की जगह 1 रखने पे y का 1, x की जगह 2 रखने पे y का 2। चलिए केस दूसरा लेते हैं, केस 2, x का मान जब 0 से छोटा हो, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखो y बराबर एफ एक्स माने है ना, तो x जब 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस का x ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। अब चलिए इसके भी यहाँ पे मैं चार्ट बना लेता हूँ और फिर हम लोग इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, x y, यहाँ पे x का मान क्या लेना है जी, x का मान हमें क्या लेना है, तो x का मान हमें यहाँ पे लेना है 0 से छोटा। तो अगर मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ -2 रखता हूँ, ध्यान रखो x का मान 0 से छोटा रखना है, तो -2 रखूंगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। चलिए अच्छा, ऊपर वाले में 0 के बराबर भी ले सकते हैं, तो चलो एक और मैं यहाँ मान बढ़ा लेता हूँ, 0 रखने पे 0 आ जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं, किस तरह से इसका आलेख बनता है, इसके बारे में देखते हैं। x हो जाएगा या
यहाँ पे x डैश, यहाँ ले लेते हैं y, और नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ y डैश। 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। ध्यान से देखिए, 1 1 2 2 0 0। इसको हम लोग इस तरह से मिला सकते हैं ना, ठीक है। और दूसरा देखिए, इस दूसरे वाले के लिए, ये तो आपका y बराबर प्लस एक्स के लिए हुआ, y बराबर माइनस एक्स के लिए, जब x 0 से छोटा है उसके लिए -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2 -2 + 2। तो इसका आलेख इस तरह से जाएगा, इसका आलेख इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसका हुआ, y बराबर -x का, जब x क्या है 0 से छोटा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यह आपका y बराबर mod x का आलेख है, ये मॉडुलस फंक्शन का आलेख हो गया, y बराबर mod x का यह आलेख हो गया, समझ गए। और इसका प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत r होता है, और अगर परिसर की बात करें तो परिसर इसका रियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर कोई मॉडुलस फंक्शन दूसरा दिया हो, मान लो f(x) बराबर में दे दिया हो x + 1, मोड में x + 1, और इसका आलेख खींचना हो, तो बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से आप खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना चार्ट बनाना, मैं डायरेक्ट आपको सिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि x के यहाँ इसे y मानोगे, y बराबर है, यानी y बराबर मोड x + 1 हो जाएगा। अब इसी का ना आलेख खींचना है, तो अगर x की जगह 0 रखोगे तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 1 ना। तो 0 और 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, 0 और 1 यहाँ होगा, यानी कि इसका मतलब 0 और 1 यहाँ पर होगा, यही ना होगा, 0 और 1 यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें से एक रेखा यहाँ से होकर जाएगी। अच्छा, अगर मैं x की जगह पूछूं कि कौन सा मान रखने पे y का मान 0 आ जाएगा, तो x की जगह कहोगे कि सर x की जगह -1 लोगे ना, तो y का मान 0 आ जाएगा। y का मान 0 प्राप्त होने के लिए x का मान -1 हमें लेना होगा, यानी कि -1 आपका यहाँ होगा, ठीक है। यानी कि अब इसके आलेख की बात करें तो यहाँ इसका आलेख कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो यह इसका आलेख हो जाएगा, f(x) बराबर में mod x + 1 का। इस तरह से आसानी से खींच सकते हैं, या जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से भी खींच सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं, जो आपको आसान लगे उससे बना सकते हैं। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। फलन f R2R जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। f(x) बराबर में, यह देखो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x दे देंगे, तो इसी को हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, इसी को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। या इसका मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू x होगा, महत्तम पूर्णांक फलन का वैल्यू x होगा, कब, यदि x वह पूर्णांक है। अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि महत्तम पूर्णांक फलन 2 इस तरह से दिया है, तो इसका वैल्यू आपका 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 एक पूर्णांक है, अगर वह अंदर पूर्णांक है तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। अगर -3 दिया है तो -3 भी एक पूर्णांक है, तो इसका वैल्यू -3 हो जाएगा। अगर वह पूर्णांक नहीं है, अगर वह पूर्णांक नहीं है, x जो है अंदर जो रखा जा रहा है वो पूर्णांक नहीं है, तो x से ठीक पहले वाला पूर्णांक, x से ठीक पहले वाला पूर्णांक। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1, तो 2.1 से पहले वाला पूर्णांक आपका 2 हो जाएगा। आप चाहो तो संख्या रेखा पे देख सकते हो, यहाँ देखो मैं 0 1 2 3 ऐसे दर्शा देता हूँ। बताओ तो 2.1 कहाँ होगा, 2.1 यहाँ होगा, तो इससे पहले वाला पूर्णांक कौन है, 2 है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.2 भी लिखूं तो इसका वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.3 भी लिखूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके ठीक पहले वाले पूर्णांक को लिखना है। अगर मैं माइनस का 3.1 लिखूं तो देखो -3.1 की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये -1 -2 -3 -4 -3.1 कहाँ होगा, तो -3.1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना जी। तो इसके पहले वाला पूर्णांक कौन है, -4 ना है, इसका पहले वाला पूर्णांक -4। अच्छा, अगर मैं माइनस का 1.3 लिखूं तो 1.3 यहाँ होगा, 1 है माइनस का, तो -1.3 यहाँ होगा, 1.3 के इधर वाला पूर्णांक कौन है, -2, इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। तो समझ गए, अगर वह x जो अंदर संख्याएं दी गई है वो x आपका अगर पूर्णांक है तब तो मान वही हो जाएगा, अगर पूर्णांक नहीं है तो उसके ठीक पहले वाले पूर्णांक उसके वैल्यू होंगे। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग होता है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चला है, प्रांत तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन परिसर की बात करें इसके, तो परिसर में हमेशा इसके जो वैल्यू आ रहे हैं वह इंटीजर आएंगे, वह इंटीजर आएंगे, आई या जेड लिख सकते हैं, वह क्या आएंगे, आपके इंटीजर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रांतार हो गया और परिसर इंटीजर हो गया, समझ गए, क्लियर हो गया। अब चलिए मैं इसके आलेख के बारे में बात करता हूं। तो यहाँ y बराबर में f(x) मान लेंगे, मानेंगे ना जी,
यानी कि y बराबर में हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझिए। चलिए आपको यहाँ से मैं एक ग्राफ क्लियर कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आप इसका मतलब याद रखेंगे और इसका आलेख थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे मैं 1 2 3 काफी है, -1 -2 -3, चलिए यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 ये सब -1 -2 -3। आप देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं 0 से 1 के बीच में, अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक रखूं, 0 से 1 के बीच में कोई भी पूर्णांक रखूं, आप चाहो तो 0.1 ले लो तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0.2 ले लो तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। 0.3 रखोगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इसके पहले वाला पूर्णांक आपका 0 है, 0 है ना जी। यानी कि अगर हम 0 से 1 तक में कोई भी लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो इसका ग्राफ में हम लोग यहाँ पे इसको रंग देंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 को छोड़कर, यहाँ इसका मीनिंग है 1 को छोड़कर, 1 से पहले कोई भी आप पूर्णांक लेते हैं जो 0 के बीच तक है तो उसका चाहे वो 0 भी है तो 0 पे 0 आएगा, और 0 से 1 से छोटा भी लेंगे और 0 से बढ़ लेंगे तब भी आपका 0 ही उसका वैल्यू आएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, कहूं कि 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू रखते हैं, 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 यह रहा, 1 आएगा। आप इसमें 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे उसका वैल्यू 1, क्योंकि उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक, और 1 भी रखेंगे तब भी क्या होगा, 1 ही होगा, 1 रखेंगे तब भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम रंग देंगे कि अगर 2 और 2 से छोटा कोई भी पूर्णांक लेंगे तो वहां पे कोई भी संख्या लेंगे तो उसको रखने पर यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगा वह आपका 1 ही होगा, और 1 रखने पर भी 1 ही आएगा। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में आप कोई भी संख्या लीजिए, चाहे 2 लीजिए, तो ये हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। उसी तरह इधर आते हैं, इधर के तरफ भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 0 से -1 तक, 0 से -1 तक में कोई भी संख्या लीजिए, चाहे -1 लीजिए तो -1 ही उसका वैल्यू आएगा। उसी तरह से -1 से -2 के बीच कोई भी मान रखिए तो इसका हमेशा क्या आएगा, -2 आएगा। तो यह जो है इसका ग्राफ हुआ, यह आपका महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ हुआ। कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ दिख रहा है ना। चलिए अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उन सब चीजों को समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ इससे संबंधित फॉर्मूले हैं, उनको प्रॉपर्टीज है, उनको समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि n एक पूर्णांक है, n क्या है, एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है, n हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -n दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -n, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वह अगर बात करे पूर्णांक है तो उसका वैल्यू वही हो जाता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए x और प्लस में कोई कांस्टेंट k है, ठीक है, यहाँ k कोई इंटीजर है, k कोई पूर्णांक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, x यहाँ इंटीजर नहीं है, k एक इंटीजर है, तो इसे हम लोग x को वैसे ही रख देंगे और इंटीजर को बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ k क्या है, k एक इंटीजर है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x दिया है, या x क्या है, एक पूर्णांक नहीं दिया है, बस यहाँ पे कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और प्लस में 1। आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, अभी आपने देखा था कि रूट अंडर जैसे माइनस का 1.2 है तो इसका वैल्यू हम लोग कह रहे थे कि सर -2 होगा, क्योंकि इसके ठीक पहले वाले पूर्णांक की बात हो रही है। तो जैसे अगर हम लोग इसको इस फॉर्मूले के आधार पर लगाना चाहें तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका वैल्यू इसके अनुसार तो हो जाएगा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 और प्लस में 1। तो देखो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 है और 1.2 के पहले वाला पूर्णांक, 1.2 के पहले वाला पूर्णांक यहाँ पे क्या होगा, तो 1.2 के पहले वाला पूर्णांक जो होगा वह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना जी। तो 1 और माइनस होगा यहाँ पे माइनस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1 -2। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, फॉर्मूले में ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और फिर -1, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आ गया, देख रहे हैं ना। यहाँ पे भी वही लागू हो जा रहा है। अगर मान लो 1.3 की बात करें तो इसका वैल्यू आप जानते हैं 1.3 का क्या होगा, आपको बता रखे हैं -2, क्योंकि इसके पहले वाला पूर्णांक। अगर इस फॉर्मूले के आधार पे चलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.3 और -1।
तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अब इसके पहले वाला पूर्णांक 1 और ये -1 तो -2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आता है आपका कि x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू अगर x पूर्णांक नहीं है, x अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू हमारा जो होगा -1 हो जाएगा। और यदि x पूर्णांक है, x पूर्णांक है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखो मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको और प्लस में, यह अगर पूर्णांक नहीं है, यह एक पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू यह ना होगा माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1। तो देखो ये प्लस वाला और माइनस वाला हट जाएगा, बच जाएगा आपका -1, ये ना बचेगा, तो देख रहे हैं ना। और पूर्णांक नहीं है तो यह, अगर यह पूर्णांक है, x यहाँ पूर्णांक है तो देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इतना, अगर यह पूर्णांक है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अनुरूप चलेंगे, यानी कि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यानी कि 0 आ गया। तो अगर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x दिया हो और x पूर्णांक होगा तो उसका वैल्यू -1, और पूर्णांक नहीं होगा तो -1, अगर पूर्णांक हुआ तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आई ना बात को। हम लोग इन्हीं दोनों फॉर्मूले के आधार पर इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर यह पूर्णांक नहीं है तो हम लोग यह लगाएंगे, तो इसको हटा के रख दिए, ये तो कट जाएगा, -1 आ गया ना। अगर यह पूर्णांक है तो इसका वैल्यू -x ही ना हो जाएगा जी, तो ये आपका 0 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। चलिए एक और फॉर्मूला इससे निकल के आता है, इसके माइनस वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू उसी के अनुरूप, अगर x पूर्णांक हुआ और पूर्णांक नहीं हुआ तो अगर मान लीजिए x पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और प्लस में 1। अगर x पूर्णांक हो गया तो इसका वैल्यू जो होगा आपका 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग आसानी से साबित कर सकते हैं। अगर यह पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू हम यह रख सकते हैं, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और -1। चलिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया कि नहीं 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और +1, यही ना होगा। अगर x पूर्णांक है तो देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो इसको तो ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे अगर यह पूर्णांक हो गया तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा ना माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो पूर्णांक होने के लिए। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे इसको हटाकर हम ये लिख सकते हैं ना, अगर यह पूर्णांक हुआ तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, बस आपको ये याद रखने होंगे चैप्टर को समझने के लिए। ऐसे तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उतना कुछ आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जितना दिया है हम लोग उसी के हिसाब से जानेंगे, थोड़ा ज्यादा ही जानेंगे। और ज्यादा पढ़ना होगा तो आपको केसी सिन्हा का पढ़ना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए अगला देखते हैं सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन क्या होता है। फलन f r टू r जो निम्न प्रकार से परिभाषित है चिन्ह फलन कहलाता है। f(x) बराबर में कैसे है, f(x) का वैल्यू -1 होगा कब, जब x 0 से छोटा होगा। f(x) का वैल्यू 0 होगा कब, जब x 0 के बराबर होगा। और f(x) का वैल्यू 1 होगा कब, जब x जो होगा 0 से बड़ा होगा। यानी कि x अगर 0 से बड़ा कोई भी संख्या हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी क्या कि f2 का वैल्यू बताओ तो कहोगे 1, f3 का वैल्यू बताओ तो कहोगे 1, क्योंकि x जो है 0 से बड़ा होने का मतलब यही है कि उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 0 होगा तो 0 आएगा, और 0 से छोटा होगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका प्रांत कोई भी संख्या रख सकते हैं, r हो जाएगा। और परिसर की बात करें तो कुछ भी रखो भैया, या तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, यही ना 3 आएगा, तो इसका ये परिसर हो जाएगा। चलिए अगर मैं इसके आलेख की बात करूँ तो इसका आलेख हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसका आलेख यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, x डैश y और यह y डैश। देखिए यहाँ पे दे देते हैं, मान लो ये 1 है, इधर -1 है, ये 0। देखो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे y मानूंगा तो y बराबर 0 कब हो रहा है, जब x 0 है। x 0 होने पे y 0, यानी कि यह बिंदु हो जाएगा। और x का मान अगर 0 से बड़ा रख रहे हैं, x का मान 0 से बड़ा रख रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से x का मान 0 से बड़ा लेने पर वैल्यू क्या आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है। और x का मान 0 से छोटा लेने पर वैल्यू हमेशा
माइनस का 1 आ रहा है, 0 से छोटा रहने पर हमेशा माइनस का 1 आएगा। तो यह इसका ग्राफ हो जाएगा सिग्नम फंक्शन का, चिन्ह फलन का। और प्रांत परिषद तो समझ में आ ही गया। चलिए अगला बात करते हैं चर घातांक फलन के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि a का वैल्यू 0 से बड़ा हो और a 1 के बराबर नहीं, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में मैंने एक लॉगरिथम टॉपिक पढ़ा रखा है केसी सिन्हा में, उसको जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां से सारा क्लियर हो जाएगा। यदि a 0 से बड़ा हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो, a 0 से बड़ा हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो, तो फलन f r टू r जो निम्न प्रकार से परिभाषित है चर घातीय फलन कहलाता है। यानी fx बराबर a का पावर x जो है यहाँ पर चर घातांक फलन कहलाएगा, चर घातीय फलन कहलाएगा या चर घातांक फलन कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। fx बराबर में a के पावर x के रूप में होना चाहिए और यहाँ पे a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब a 0 से बड़ा होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1, a 1 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 1 का पावर x लेंगे तो 1 का पावर x 1 ही हो जाएगा, तो 1 जो हो जाएगा यह आपका एक कांस्टेंट फलन हो जाएगा, चर घातांक फलन नहीं रह पाएगा। और a का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा इसलिए लेना है क्योंकि यह फंक्शन जो है आपका रियल वैल्यू फंक्शन है। अगर आप जैसे मान लो -2 रख दें और -2 का पावर x हर एक रियल के लिए परिभाषित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर मैं कहूं कि यहाँ x की जगह मैं 1/2 ले लेता हूं तो यह तो रूट अंडर -2 हो जाएगा और रूट अंडर -2 ये काल्पनिक संख्या हो जाएगा, ये रियल तो नहीं होगा। तो रियल होने के लिए ये दोनों कंडीशन दिए गए कि a का वैल्यू 1 नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 होते ही यह 1 हो जाएगा, 1 का पावर x कुछ भी हो वो 1 ही हो जाएगा। तो 1 आपका घातांक फलन तो नहीं रह गया ना, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 0 से छोटा लेने पर यह हर एक x के मान के लिए परिभाषित नहीं हो पाएगा। तो ये ताकि यह फंक्शन डिफाइन हो सके, रियल फंक्शन कहला सके, इसीलिए यह दोनों कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके प्रांत परिसर की बात करें तो इसका प्रांत जो होगा r होगा, x की जगह कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्र है, यानी इसका प्रांत जो होगा r हो जाएगा। और परिसर की बात करें तो परिसर जो होगा इसका वैल्यू जो आएंगे x की जगह मान रखने पे वह हमेशा 0 से इंफिनिटी के बीच ही आएंगे, 0 से इंफिनिटी के बीच ही आएंगे। अगर मान लो जैसे मान लो 2 का पावर x है तो यहाँ x की जगह आप डिफरेंट मान रखोगे, डिफरेंट वैल्यू आएगा और वो आपका 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा, है ना। निगेटिव तो रहेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही छाट दिए कि a का वैल्यू हमेशा 0 और 0 से बड़ा। आप कहोगे कि सर मैं यहाँ माइनस में रख दूं, अगर 2 का पावर जैसे मान लो -3 रखते हो तो इसे 1/2 का पावर 3 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 भी 0 से इंफिनिटी के बीच में, तो x की जगह आप कुछ भी रखोगे, प्लस में चाहे माइनस में कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे, इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसका परिसर 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 केस आता है। केस पहला देखिए a का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से पहला केस ये आता है कि x का वैल्यू अगर a का वैल्यू जो है a से 1 से बड़ा है, a जो है 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। ये देख रहे हैं ना कि a का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1 के बराबर नहीं है। तो अगर हम लोग 1 से बड़ा ले और दूसरा कंडीशन आ जाएगा कि 0 से 1 के बीच में ले लें, तो यह 2 कंडीशन आते हैं। तो पहले इस पे देखते हैं, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो fx बराबर में क्या होगा। ठीक है, चलिए fx बराबर में दिया है a का पावर x। समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम x का वैल्यू 0 से छोटा रखें, 0 से छोटा रखें, x का वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटा रखें। अब देखो 2 का पावर x दिया है, अब मैं यहाँ पे बात कर a का पावर x दिया है तो a की जगह मैं मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, 2 का पावर x। ठीक है, a क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा हमने लिया है ना जी। अगर मैं यहाँ पर 0 से छोटा कोई रखता हूँ, 0 से छोटा यानी कि जैसे -2 रख दूंगा तो यह 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, तो 1/4 क्या है 1 से छोटा है। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं -3 रखूंगा तो ये 1/8 आ जाएगा, ये और 1 से और छोटा हो गया, यानी कि x का मान 0 से छोटा लेने पर fx का वैल्यू यानी a का पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से छोटा होते जाएगा, 1 से छोटा होते जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 के बराबर रख दूं, x का वैल्यू 0 के बराबर रख दूं तो 1 आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जैसी बात है, a का पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा रखूं तो a का पावर x का वैल्यू क्या होगा 1 से बड़ा होते जाएगा, 1 से बड़ा होते जाएगा। सिंपल सी बात है। आप जैसे एक एग्जांपल लेके चलो 2 का पावर x, तो 2 का पावर x यहाँ पे अगर x की जगह
0 से बड़ा रखते जाओ, 2 रखो 3 रखो, तो ये यहाँ पे fx का भी तो मान बढ़ते जाएगा ना, 1 से बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं 3 कंडीशन इसमें भी आ गए कि अगर 0 से छोटा है तो 1 से छोटा होते जाएगा उसका वैल्यू, और 0 के बराबर है तो 1 के बराबर होते जाएगा, और x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू जो आएगा fx का वह 1 से बढ़ते जाएगा। तो इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, x डैश y डैश। हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 रखने पे 1 आ रहा है, तो 0 रखने पे 1 आ रहा है तो 0 1 यहाँ हो जाएगा, 0 1 यहाँ ना होगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 से बढ़ने पर y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और x का वैल्यू 0 से घटने पर उसका वैल्यू घटते जा रहा है, 1 से छोटा होते जा रहा है ना जी। x का वैल्यू 0 से बड़ा, देख रहे हो ना, x का वैल्यू 0 से बढ़ने पर y का जो वैल्यू यानी fx का जो वैल्यू है 1 से बड़ा होते जा रहा है, 1 से बड़ा होते जा रहा है, और x का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर 1 से छोटा होते जा रहा है, y का वैल्यू 1 से छोटा होते जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से इसका यह आलेख जाएगा। समझ गए ना, यह किसका आलेख हो गया, यह आपका y बराबर a का पावर x का आलेख हो गया, ठीक है, इस तरह से ही जाएगा। उसी तरह हम 2 का पावर x, 3 का पावर x, किसी का भी आलेख ऐसे खींच सकते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने 2 केसेस लिए क्योंकि a का वैल्यू 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं है, तो एक तो हो जाएगा कि 0 से 1 के बीच ये हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, तो 1 से बड़ा के लिए देख लिए, और यह दूसरा केस अब हम लोग देखेंगे, fx बराबर में a का पावर x। देखिए इसमें, अब देखिए इसमें क्या कंडीशन आते हैं, x का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर। अच्छा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 0 से 1 के बीच यानी 1/2 ले सकते हैं, 1/2 का पावर x। अगर मैं x का वैल्यू 0 से छोटा रखूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x के जगह पे रखता हूँ -1, तो ये पलट जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर -2 रखता हूँ तो ये पलट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, 0 से छोटा लेने पे ये बढ़ते जा रहा है, जितना 0 से छोटा है यानी कि यहाँ 1 से बड़ा होते जाएगा, उल्टा कंडीशन। और x का वैल्यू अगर 0 ले लेता हूँ तो 0 लेंगे तो 1/2 का पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा लेता हूँ, यहाँ पे अगर 0 से बड़ा लेंगे 1/2 का पावर मान लीजिए मैं 3 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 1/8 आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है। उसी तरह 4 लूंगा तो 1/16 हो जाएगा, तो 1 से और छोटा होते जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हम 0 से बड़ा लेते जाएंगे यह 1 से छोटा होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका आलेख खींच देते हैं यहाँ नीचे, चलिए इसका भी मैं आलेख यहाँ पे आपको खींच देता हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, फंक्शन में आपको हर एक फंक्शन के मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ ग्राफ, उसका डोमेन रेंज, ताकि आपको चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पे 0 1 तो ही ना होगा, x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, मैं बीच वाले के लिए दे रहा हूँ, ये y है ना जी, x का मान 0 लेने पे y का 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो 0 1 ये आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे x का मान 0 से बढ़ने पर, 0 से घटने पर, सॉरी 0 से छोटा लेने पर यहाँ मान बढ़ते जा रहा है, 0 से छोटा लेने पर यहाँ 1 से बड़ा होते जा रहा है। fx का मान क्या हो रहा है, 1 से बड़ा, x का मान 0 से छोटा लेने पर, x का मान 0 से छोटा लेने पर fx का मान 0 से 1 से बढ़ते जा रहा है, 1 से बढ़ते जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। और x का मान 1 से बढ़ने 0 से बड़ा लेने पर, x का मान 0 से बड़ा लेने पर यहाँ पे fx का मान 1 से छोटा होते जा रहा है, यानी ये नीचे इधर डिक्रीज कर रहा है, तो इधर ऐसे गिरेगा, इधर ये आपका ग्राफ उठेगा, तो यह आपका इसका ग्राफ हो गया कब, जब a 0 से 1 के बीच में हो तब। तो ऐसे ही अलग अलग कंडीशन लेके हम लोग बहुत सारे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ग्राफ की। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, अगले फंक्शन की ओर चलेंगे और उसका आलेख देखेंगे, डोमेन रेंज देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।